So, hello everyone. My name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple ITC City. So, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और आज हम इसका दूसरा सेशन करने जा रहे हैं। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 23 ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो आज क्वेश्चन नंबर 24 से प्रोसीड करते हैं। ओके, सो चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। सो अपना क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, in the form of dichromate, chromium 6 is a strong oxidizing agent in acidic medium, but molybdenum 6 in MoO3 and tungsten 6 in WO3 are not because so हमें बोला है कि डाइक्रोमेट के फॉर्म में जो क्रोमियम है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू मॉलिबेडेनियम एंड टंगस्टन। उसका हमें रीजन पूछ रहा है, ठीक है। तो यम एंड टंगस्टन, ये तो गलत हो गया। अपने पास फिर है मॉलिब्डेनियम एंड टंगस्टन आर मोर स्टेबल देन क्रोमियम, ये सही है, ठीक है। क्योंकि अपने पास एक एक फीचर होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्या होता है अपने पास? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें एक फीचर होता है कि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, फॉर हैवियर एलिमेंट्स higher oxidation states are more stable. Higher oxidation states are more stable, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मॉलिबेडेनियम और टंगस्टन जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि वो हैवियर होते हैं। और अपना थर्ड वाले क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेयर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 6 ऑफ ट्रांजिशन सीरीज आर मोर स्टेबल। ये तो हमने अभी डिस्कस किया, सही है, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैवियर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 6 ऑफ ट्रांजिशन सीरीज आर मोर स्टेबल, ये गलत है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी एंड सी। सो आई होप क्वेश्चन 24 क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। सो क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिनॉइड्स शो ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +7, ठीक है। तो हमें पूछा इनमें से कौन सा जो एक्टिनॉइड्स है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +7 तक। तो अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है, AM, PU, U और NP। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अपना ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्लूटोनियम अपना जो होता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और अपना नेप्टोनियम में होता है वो भी +7 स्टेट शो करता है, ठीक है। +7 तो 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 and 4। ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 25। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स इज n-2f1 to 14 n-1d 0 to 2 and ns2, which of the following actinoids have one electron in 6d orbital। सो हम पूछा इनमें से कौन सा एक्टिनॉइड्स है जिसके 6d ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बेसिकली सारे की और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सही है, ठीक है। तो अपना यू जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 5f3 6d1 और 7s2, ठीक है। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। और अपना एनपी जो है उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, उसका होता है 5f4 6d1 और 7s2। तो यहाँ पे भी 6d1 आ गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 1 and 2, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। Which of the following lanthanoids show +2 oxidation state besides the characteristic oxidation state +3 of lanthanoids। तो हमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा लैंथेनॉइड है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बेसिकली लैंथेनॉइड्स का क्या होता है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना है। पर इनमें से कौन से लैंथेनॉइड्स है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं +3 का, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं और हमें पता चल जाएगा कौन सा सही है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 27। तो अपना पहला ऑप्शन क्या है, पहला है सीरियम।
सीरियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 58। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका हो जाएगा अपना Xc4f5 5d0 एंड 6s2। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +3 और +4। उसके बाद अपने पास है यूरोपियम है। यूरोपियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर? 63। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जेनॉन 4f7 5d0 और 6s2। तो इसका क्या क्या हो जाएगा? पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +3। ठीक है, उसके बाद अपने पास है वाईबी मतलब इटर्बियम। इटर्बियम का कितना होता है नंबर? एटॉमिक नंबर होता है इटर्बियम का 70। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जेनॉन 4f14 5d0 6s2 +2 +3। ठीक है, तो और लास्ट अपने पास क्या है? लास्ट अपने पास एचओ क्या होता है? हॉल्मियम। हॉल्मियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? हॉल्मियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 67। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जेनॉन 4f11 6s2 5d0। इसका पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। सो +2 किस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी एंड सी। तो अपना आंसर हो गया यूरोपियम एंड एटर्बियम। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा? 2 and 3। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 27 भी क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस शो हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू? सो इनमें से पूछा है कौन सा जो आयंस है जिनकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ज्यादा होगी। तो अपने पास एक वो होता है, ठीक है, अपने को पता है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, आई होप ये तो आप सबको पता ही होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा इनकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, सो अपने पास है Mn2+। ठीक है, तो Mn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? ये होता है आपका आर्गन 3d5। ठीक है, और उसके बाद अपना आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? इसका होता है आर्गन 3d5 4s1। ठीक है, 4s1 3d5। तो 4s2 3d6। ठीक है, तो सॉरी, केवल 3d6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4s से। तो अपने पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 4। तो इनकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ 2 आयंस, टाइटेनियम 3+ और कोबाल्ट 3+। ठीक है, इनकी भी लिख लेते हैं। टाइटेनियम 3+ का क्या है? इसका हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1, आर्गन 3d1, और कोबाल्ट 2+ का कितना हो जाएगा आपका? आर्गन 3d7। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे एक है, तो इन दोनों की हाई है, सिंपल है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 and 3। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 28 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। सो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स विथ हैलोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म Mf3 टाइप कंपाउंड्स? तो इसका अपना आंसर हो जाएगा क्रोमियम और कोबाल्ट। ठीक है, क्रोमियम और कोबाल्ट होते हैं, उनके में
MF3 टाइप कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि COF3 जो है ना अपना, COF3 है, इसका होता है लैटिस एनर्जी बहुत हाई होता है, ठीक है। लैटिस एनर्जी इसका बहुत हाई होता है। और अपना जो CRF3 है, CRF6 है, इसका बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो ये स्टेबल होते हैं, इसकी वजह से ये MF3 कंपाउंड बनाना प्रिफर करते हैं। ओके। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 29। और अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो इनमें से कौन सा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा? तो अभी हमने एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखा था पीछे, उसमें लिखा हुआ था कि अपने पास था ना, फीचर क्या था अपने पास? अपने पास था कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैवियर मेंबर ऑफ ग्रुप 6 ऑफ ट्रांजिशन सीरीज आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो वो जब स्टेबल है तो वो क्यों रिड्यूस होंगे, ठीक है। और वो रिड्यूस नहीं होंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क क्यों करेंगे, ठीक है। तो अपना क्या था, मोलिब्डेनियम का कंपाउंड था और टंगस्टन का कंपाउंड था, MOO3 और WO3, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 30 है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? Although +3 is the characteristic oxidation state for lanthanoids, but cerium also shows +4 oxidation state because। सो हमें बोल रहा है कि क्वेश्चन 31 में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन 31 है कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ना, लेंथेनॉइड्स, उनका कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, ठीक है। पर सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, तो हमें उसका रीजन पूछ रहा है। सो इसका बेसिकली रीजन है कि सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सीरियम 4F1 5D6H2, ठीक है। ये होता है अपना सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो बेसिकली क्या होगा कि अगर सीरियम को +4 में ले जाए अपन, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाए 4F0, ठीक है। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो बस बेसिकली यही रीजन है कि सीरियम जो है वो +3 के साथ साथ +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक डी से गया और 2s से गया, तो ये क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, ठीक है। तो इट हैज अ टेंडेंसी टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो अपना क्या हो जाएगा क्वेश्चन 31 का बी। और इट हैज अ टेंडेंसी टू अटेन F0 कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है। तो 31 का हो गया ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसी के साथ हमने सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अपन करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। सो चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। सो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज कॉपर नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन है, व्हाई डज कॉपर नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। सो यहाँ पे पूरा खेल हो जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का। तो कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, वो पॉजिटिव होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाता है। कौन लिबरेट कर पाएगा हाइड्रोजन का? जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो वैल्यू निगेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोग एज अ रेफरेंस यूज करते हैं, उसको जीरो मानते हैं, तो निगेटिव वाले क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर पाएंगे, पर पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वाले एलिमेंट्स उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? E0 इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट्स, ठीक है। Therefore, copper does not liberate hydrogen from acids. Copper does not liberate hydrogen from acids.
ठीक है, तो क्वेश्चन 32 इजी था कि कॉपर क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को एसिड से। क्वेश्चन 32 था, ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर होगा आप सबको। अब चलते क्वेश्चन 33 पे। क्वेश्चन 33 क्या है? वाई ई नॉट वैल्यूज फॉर मैंगनीज, निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। सो हमें बेसिकली बोल रहा है कि ई नॉट की वैल्यू जो है वो मैंगनीज, निकल और जिंक के लिए ज्यादा निगेटिव क्यों होती है जितना हमने एक्सपेक्ट किया है, ठीक है। तो बेसिकली इसका रीजन क्या है कि मैंगनीज Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, और जिंक जो है अपना जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है जब, तो अपने पास क्या आ जाती है, अपने पास आ जाती है निकल अपना। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 4s2 3d8, ठीक है। तो निकल जब अपना +3 में कन्वर्ट होता है तो ये क्या होता है, ये दोनों हो जाते हैं अपने हाफ स्टेबल, हाफ फील्ड हो जाते हैं, हाफ फील्ड 3d5 हो जाता है। और ये क्या होता है अपना जिंक, ये होता है अपना फुल फील्ड 3d10। तो क्या होता है, ये स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये प्रिफर करते हैं कि ये मैग्नीज प्रिफर करता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, निकल प्रिफर करता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और जिंक प्रिफर करता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन वो भी लूज कर दे, ठीक है। तो बेसिकली यही रीजन है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और इनकी ई नॉट की वैल्यू होती है निगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा आप सबको। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 33। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 पे। वाई फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ जिंक। तो हमें पूछा है जो क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो जिंक से लोअर क्यों होती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले। क्रोमियम का क्या हो जाएगा, आर्गन 3d5 4s2, ठीक है। 4s1 3d5 4s1। और अपना दूसरा क्या है, जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d10 4s2, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अनपेयर्ड है। और यहाँ पे जो अपना 4s के इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है। सो बेसिकली हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया एज कम्पेयर टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है एज कम्पेयर टू जिंक। तो वही हमें पूछा है, व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ जिंक, ठीक है। सो इसको लिख लेते हैं अपन। इट इज इट इज इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from 4s1 orbital unpaired rather than 4s2 orbital, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन 34। सो आई होप क्वेश्चन 34 भी क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो क्वेश्चन 35 क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स सो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वाई। सो हमें बोला है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। सो ठीक है, इसका सिंपल सा रीजन है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है उनके एटम्स में। सो पहला अपना हो गया स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स between the atom of these elements, between the atoms of these elements, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है। और एक और रीजन होता है कि जो इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्ड होता है ना, उसमें अपना N-1d ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं साथ ns इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे डी सबसेल का भी पार्टिसिपेशन होता है और एस सबसेल का भी पार्टिसिपेशन होता है, उसकी वजह से जो बॉन्ड है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो इसलिए मेटेलिक पॉइंट भी हाई हो जाता है, ठीक है। तो अपन इसको भी लिख लेते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ
greater number of electrons in the interatomic metallic bond, interatomic metallic bonding from n minus 1 d orbital in addition to ns electrons. ठीक है, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 35। अब चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे। When Cu plus ion is treated with Ki, a white precipitate is formed. Explain the reaction with the help of chemical equation. So बोला है कॉपर प्लस टू जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और हमें ये रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है केमिकल इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो अपन क्या करें, अपन इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी। ठीक है, तो अपना ये जो है ना, ये CO2I2, ये यही होता है अपना व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी। तो CO2 पॉजिटिव का रिडक्शन होता है बेसिकली CO पॉजिटिव में, और ये अपना रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 36। अब चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे। So question 37 क्या है, out of CO2Cl2 and CuCl2 which is more stable and why? So हमें दो कंपाउंड दिया है CO2Cl2 और CuCl2, और हमें पूछा इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा CuCl2। ठीक है, क्योंकि इसका जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है ना CO2 प्लस का, वो Cu प्लस की हाइड्रेशन इंथैल्पी से ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना Cu जो है CO2 पॉजिटिव आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे Cu पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अपना रीजन क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं अपन। CuCl2 is more stable than Cu2Cl2. The stability of CuCl2 is the stability of CuCl2 is because of high enthalpy of hydration of Cu2 plus than that of Cu plus। ठीक है, तो सिंपल सा रीजन था, CO2 प्लस का जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है ना, वो Cu प्लस की हाइड्रेशन इंथैल्पी से ज्यादा होता है, इसलिए CuCl2 इज मोर स्टेबल देन Cu2Cl2। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 37। आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो क्वेश्चन 38 क्या है, व्हेन अ ब्राउन कंपाउंड ऑफ मैंगनीज इज ट्रीटेड विद HCl इट गिव्स अ गैस B। सो मैंगनीज का एक कंपाउंड है, उसको अपन HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो अपने को एक गैस मिलता है B। ठीक है, द गैस टेकन इन एक्सेस रिएक्ट्स विद NH3 टू गिव एन एक्सप्लोजिव कंपाउंड C। तो उस गैस को जब अपन NH3 से रिएक्ट करते हैं तो अपने को एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड मिलता है C। ठीक है, तो हमें बोला A, B और C को आइडेंटिफाई करने को। सो अपन क्या करते हैं, अपन डायरेक्टली रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ये जो है वो अपना क्या हो जाएगा, मैंगनीज का ब्राउन कंपाउंड, मतलब मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, और हमें बोला इसका रिएक्शन कराना है HCl से, तो इसका रिएक्शन HCl से कराते हैं तो अपने पास क्या बस मिलता है, मैंगनीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन वाटर, सॉरी। ठीक है, तो अपना जो गैस है ये है क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है, तो ये हो गया अपना B, और अपना जो कंपाउंड है वो है मैग्नीज ऑक्साइड, ये हो गया A। ठीक है, तो अपने को आगे क्या दिया था, गैस टेकन इन एक्शन रिएक्ट्स विद NH3। तो Cl2 को अपन NH3 से रिएक्ट करते हैं तो अपने पास बन जाएगा NCl3 प्लस 3HCl। ठीक है, तो ये हो गया अपना C। तो आ गए अपने सारे आंसर A B C। तो क्या हो गया, A क्या हो गया, ये हो गया MnO2, B हो गया Cl2, और C हो गया NCl3। सो ये था क्वेश्चन नंबर 38।
सो आई होप क्वेश्चन 38 क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। सो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? Although fluorine is more electronegative than oxygen, but the ability of oxygen to stabilize higher oxidation states exceeds than that of fluorine. Why? So हमें बोला फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन की स्टेबलाइजे but the ability of oxygen to stabilize higher oxidation states exceeds than that of fluorine. पर जो ऑक्सीजन होता है ना, वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनको आसानी से स्टेबलाइज कर पाता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो हमें बेसिकली इसका रीजन बताना है, ठीक है। सो अपन एक काम करते हैं, अपन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो फ्लोरीन की क्या हो जाएगी? EC 1s2 2s2 2p5, ठीक है। 1s2 2s2 और 2p5, ये होगी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ऑक्सीजन की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है केवल एक बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है। फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड बिकॉज इट हैज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बिकॉज इट हैज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अपने पास एक और चीज है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है अपना वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी है ना, वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा 3D सबसेल में, ठीक है। उसके पास 3D सबसेल भी है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा और फ्लोरीन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। बस सिंपल है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी ज्यादा है तो अपन कह सकते हैं उसकी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं नीचे। डज ऑक्सीजन हैज greater bond formation capacity, greater bond formation capacity. This implies it has greater ability to stabilize higher oxidation states. ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 39। सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? ऑल्दो chromium 3 positive and cobalt 2 positive ions have the same number of unpaired electrons, but the magnetic moment of chromium 3 plus is 3.87 bm Bohr magneton, and that of cobalt 2 plus is 4.87 Bohr magneton. Why? ठीक है। तो हमें सिंपली बोल रहा है कि क्रोमियम 3 प्लस और कोबाल्ट 2 प्लस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। पर इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो डिफर क्यों करती है? तो अपन एक काम करते हैं, अपन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक बार बना के देखते हैं। क्रोमियम 3 प्लस का क्या हो जाएगा? आर्गन। एक काम करते हैं, बेसिक से करते हैं, पहले क्रोमियम की लिख लेते हैं। क्रोमियम की क्या होती है? आर्गन 4s1 3d5, ठीक है। तो क्रोमियम 3 प्लस की क्या हो जाएगी? अपना एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा? आर्गन 3d3, ठीक है। तो अपन इसको बना भी लेते हैं 3D सबसेल को। तो ये हो गया क्रोमियम का। और दूसरा अपने पास क्या है? दूसरा अपने पास है कोबाल्ट। तो पहले कोबाल्ट का बनाते हैं। कोबाल्ट का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 4s2 3d7, और अपने को दिया कोबाल्ट +2, ठीक है। तो 4s से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो अपने पास बचेगा आर्गन 3d7। अब इसका बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सबसेल का। तो अपने पास पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर अब पेयरिंग करते हैं।
तो ये हो गया पेयरिंग। तो आप देख सकते हैं अपने पास यहाँ भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है, और यहाँ पे भी अपने पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो इनकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अलग कैसे हो गई, ठीक है। तो अपने पास एक कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं उसको लिख देता हूँ पहले। ड्यू टू, मैं बेसिकली रीजन ही बता देता हूँ लिख के, ठीक है, उसके बाद अपन इसको समझ लेंगे। ड्यू टू सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू symmetrical electronic configuration, there is no orbital contribution in Cr3 plus ion. However, appreciable contribution occurs in CO2 plus ion. ठीक है, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिमेट्रिकल है, लाइक 1 1 1 1 है, ठीक है। यहाँ पे पर अनसिमेट्रिकल नहीं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से अपना ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन Cr3 प्लस आयन में नहीं हो रहा है, लेकिन CO2 प्लस आयन में हो रहा है, और इसकी वजह से अपना जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो थोड़ी सी इन्फ्लुएंस हो जाती है और थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यही रीजन था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। So the ionization and enthalpies of C, PR and ND are higher than TH, PA and UY. So basically हमें कुछ एलिमेंट दिए हैं ब्लॉक के, और हमें पूछा है कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्यों ज्यादा होती है, ठीक है। सो अपना बेसिकली क्या होता है, अपना जो फाइव 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 एफ ऑर्बिटल है ना, वो बिगिनिंग में क्या होता है, ऑक्युपाइड होता है, ठीक है। तो वो बहुत कम पेनिट्रेट करता है कोर इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो इफेक्टिवली सील्डेड होते हैं एज कम्पेयर टू 4 एफ इलेक्ट्रॉन्स। लेंथेनॉइड सीरीज में क्या होता है, 4 एफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक्टिनॉइड सीरीज में क्या होता है, 5 एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो सील्डिंग होती है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन इंथैल्पी पे इम्पैक्ट होता है, और सी, पी आर और एन डी का जो आयनाइजेशन इंथैल्पीज है वो ज्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू टी एच, पी एंड यू। सो अपन इसको लिख लेते हैं। सो बेसिकली अपना जो 5 एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिवली सील्डेड देन 4 एफ इलेक्ट्रॉन्स in the lengthenoid series. Therefore, outer electrons are less firmly held, and thus these electrons are available for bonding in actinoids. These electrons are available for bonding in actinoids, and thus their removal is much easier. ठीक है, तो इसलिए अपना जो थोरियम है और प्रोटैक्टिनियम है और यूरेनियम है, इन सब का आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली लो होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अपना जो लेंथेनॉइड सीरीज के होते हैं, सीरियम, प्रेसियोडियमियम और नियोडियमियम, ठीक है, बस। सो अपना फाइनली क्या हो जाएगा, on account of these, on account of this, the ionization enthalpies of thorium
आर कंपैरेटिवली लोअर देन सी अपना क्या है सीरियम, पी आर अपना क्या है प्रेसियोडीमियम, और एनडी क्या है नियोडीमियम। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 41। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 पे। सो 42 पे ऑल दो मतलब Recording in लाइक progress. केमिकली उनकी फीचर्स जितनी भी है ना सेम हो जाती है, इसलिए वो सब उनको सेपरेट करना अलग है। ठीक है, तो बेसिकली मेन क्या रीजन है अपना, जेडार जो है 4D सीरीज का है, हेलो एच अंकित। जो है वो 5D सीरीज का है। ठीक है, हेलो बट हेलो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट हेलो, आवाज आ रही है? that both have almost हेलो अंकित, आवाज आ रही है? same size, both have almost same size due to lengthenoid contraction। ठीक है, ड्यू टू lengthenoid contraction इनकी रेडियाई कितनी होती है, जेड आर की हो जाती है 160 पिकोमीटर और एच एफ की हो जाती है 159 पिकोमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं इनकी जो रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम है। उसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी लगभग सेम हो जाती है। ठीक है, इसलिए इनको सेपरेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। सो बस इतना ही था। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज दोनों का सेम हो जाता है और केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करने लगते हैं, इसलिए इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 42। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 42 भी क्लियर होगा आप सबको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। सो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, although +3 oxidation state of the character is the characteristic oxidation state of lanthanoids, but cerium shows +3 oxidation state also। सो हमने ये वाला सेम क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था ना एमसीक्यूज में, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वाला although +3 is the characteristic oxidation state for lanthanoids, but cerium also shows +4 oxidation state because। सो सेम ही क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, वहां पे एमसीक्यू के फॉर्म में था, यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में था। मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। सीरियम का जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4f1 5d1 और 6s2। ठीक है, तो अगर अपन इसको +4 फॉर्म में ले जाए तो क्या हो जाएगा 4f नॉट। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, इट विल अटेन it will attain noble gas configuration in C+4 फॉर्म। ठीक है, सो इसलिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और लेंथेनॉइड सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक ही होता है कि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो सीरियम बेसिकली +3 और +4 दोनों शो करता है। ठीक है, +3 क्यों शो करता है, क्योंकि +3 तो लेंथेनॉइड सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक ही है, वो तो बहुत बेसिक है। और +4 क्यों शो करता है, क्योंकि +4 से सीरियम को क्या मिलता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ठीक है, इसलिए +3 और +4 दोनों शो करता है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 43। सो आई होप क्वेश्चन 43 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 44 पे। सो हमें क्या दिया है, एक्सप्लेन व्हाई डज कलर ऑफ KMnO4 डिसअपीयर व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड टू इट्स सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। सो हमें बोला है KMnO4 का जो कलर है ना वो डिसअपीयर हो जाता है जब उसके सॉल्यूशन में अपन ऑक्सैलिक एसिड ऐड करते हैं। ठीक है, सो क्यों होता है ऐसा, तो अपना जो KMnO4 है ना वो किसी भी एसिडिफाइड सॉल्यूशन में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। तो वो ऑक्सैलिक एसिड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में। ठीक है, और खुद Mn2+ आयन में चेंज हो जाएगा, जो कि क्या होता है कलरलेस, और इसकी वजह से क्या होता है कलर जो है डिसअपियर हो जाता है। तो बेसिकली मैं इसका रिएक्शन लिख के बता देता हूँ आप लोगों को एक बार। तो अपना जो है
कि MnO4 है ना, इसमें ये एसिडिक सॉल्यूशन है तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा अपने पास। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अपना K2SO4, और इसमें अपन ऑक्जेलिक एसिड ऐड करेंगे तो ये अपना क्या हो जाता है, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस 8H2। ठीक है, मैंने पूरा बैलेंस इक्वेशन लिख दिया है। तो ये जो है ना अपना ऑक्जेलिक एसिड, ये क्या करता है, ये जो अपना केमनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ये क्या करता है, ये अपना ऑक्जेलिक एसिड को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये अपना ऑक्जेलिक एसिड, इसको ये क्या करता है, CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, और खुद क्या है, खुद जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो यही है बेसिकली। और ये अपना जो MnSO4 होता है, ये कलरलेस होता है, तो इसकी वजह से अपना सॉल्यूशन क्या होता है, वो भी कलरलेस हो जाता है। तो जो जो भी कलर था वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो अपन इसको लिख लेते हैं। द एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 acts as an oxidizing agent. It oxidize it oxidizes oxalic acid into CO2 and changes itself to Mn2 positive ion, which is colorless. Which is colorless. That's why the color of KMnO4 disappears. ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 44। सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों को क्लियर होगा। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। सो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, when orange solution containing Cr2O72 minus ion is treated with an alkali, a yellow solution is formed, and when H plus ions are added to yellow solution and orange solution is added obtained, explain why does it happen। ठीक है, तो हमें बोला है Cr2O72 माइनस जो अपना आयन है। ठीक है, अपन अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो येलो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, और इसमें अपन अल्कली मेटल ऐड करते हैं तो अपना क्या होता है, येलो सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ठीक है, और जब अपन इसमें H प्लस आयन ऐड करते हैं तो क्या होता है, अपन जब इसमें H प्लस आयन ऐड करते हैं तो ऑरेंज सॉल्यूशन फिर से ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या किए, इसमें अपन H प्लस आयन ऐड किए तो अपने पास फिर से क्या हो गया, ऑरेंज सॉल्यूशन ऐड मिल गया अपने को। ठीक है, तो बेसिकली हमें पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली इसका जो रिएक्शन है अपन उसको लिखते हैं। तो अपना जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसा है, K2Cr2O7 प्लस 2KOH। ठीक है, तो ये अपना कन्वर्ट हो जाता है 2K2Cr O4 प्लस H2O। ठीक है, तो ये अपना ऑरेंज होता है बेसिकली, और ये होता है अपना येलो। तो ऑरेंज कलर किसमें कन्वर्ट होगा, येलो। ठीक है, तो सॉरी ये होता है अपना ऑरेंज। ठीक ठीक है, तो KOH को ऐड करने पे क्या होगा, ऑरेंज कलर जो अपना येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली रीजन क्या है, ऑन हीटिंग विथ अल्कलीज द ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट चेंजेस टू येलो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेट आयन। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेट आयंस। सो ये तो क्लियर है कि ऑरेंज कलर येलो में क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें क्रोमेट आयन मिल रहा है उसकी फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, और अब फिर से जब येलो सॉल्यूशन को एसिडिफाई करेंगे, मतलब H प्लस आयन ऐड करेंगे, तो कलर फिर से ऑरेंज रेड चेंज होता है, क्योंकि ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से अपना ऑरेंज कलर वो फिर से अटेन कर लेता है।
ठीक है, तो मैं वो सेकंड वाली रिएक्शन लिख देता हूँ एक बार। तो अपने पास है K2CrO4, ये है अपना येलो, ठीक है। और अपन इसको एसिडिफाई कर रहे हैं, मतलब इसमें H+ आयन ऐड कर रहे हैं, H2SO4 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप वापस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K2Cr2O7। ये अपना एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। रिवर्सिबल मतलब जो पहले हुआ था उसका रिवर्स, मतलब फिर से उसी चीज को अटेन कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया अपना रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसकी वजह से अपना ऑरेंज कलर फिर से इसको मिल गया, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 45। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 45 तक क्लियर होगा। अब अपन नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।